हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम हिस्ट्री का कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पूरे बुक से आपको जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, वही आपसे पूछा जा रहा है। और ये एग्जाम में भी आ सकता है, 2025 में आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें ये आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। आपका ये ऑप्शन है पाली में, प्राकृत में, हिंदी में या संस्कृत में। तो महाभारत की जो रचना है वो किस में हुई है, तो वो हुई है आपका संस्कृत में। ये सब आप लोग जानते होंगे। ये सब प्रश्न में आप गलती तो करना ही नहीं चाहिए आपको। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए, अगला प्रश्न एक्सप्लेन भी आपको देखिए इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आपको इसका पीडीएफ भी आप कहेंगे तो आपका कमेंट करके बता देंगे, तो इसका पीडीएफ भी दे देंगे हम। देखिए एक्सप्लेनेशन में है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में किए थे। और ये भी अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने लिखा किसने है, तो बताना है महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़िए, दूसरा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। पुराणों की संख्या ए में है आपका 16, बी में है 17, 18 या 19। तो पुराणों की जो रचना है वो है आपका 18। कितना पुराण कितने हैं, तो ये 18 है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार जो है व्यक्त किए हैं। अब महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर इन सभी ने। किसने विचार किए हैं, तो इन सभी ने। महात्मा गांधी ने भी इस पर किए हैं, विवेकानंद ने भी किए हैं और बाल गंगाधर तिलक ने भी किए हैं। ये जो डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, देखिए आप कहेंगे आंसर क्यों लिखते हैं। आंसर इस पर इसीलिए लिख देते हैं ताकि गलती से भी हम एक भी प्रश्न का आंसर आपको गलत ना बता सके, नहीं तो आपका 1 नंबर कट सकता है। इसलिए आपको चलिए आंसर भी लिख दिए हुए है और एक्सप्लेन भी कर दिए हुए हैं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए। और देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या इनमें से कोई नहीं। मनुस्मृति के रचयिता कमेंट करके बता दीजिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट में कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। तो आंसर का हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आपका मनु। क्या हो जाएगा, मनु हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन में भी कर दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए महाभारत को वेद व्यास की रचना की है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने, रामायण की रचना की है वो वाल्मीकि ने की है और मनुस्मृति की जो रचना की है वो मनु ने की है। ये तीनों प्रश्न समझिए कि आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए कि अब अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ये देखिए आपका 5 नंबर जो प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 4, 6, 8, 9। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है आपका 8 प्रकार के। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोगों को सभी प्रश्नों को देखना है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग महाभारत देखेंगे तो ये सब प्रश्न तो आपको समझ लीजिए कि हल्का फूक उड़ा देने वाला प्रश्न है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो सब आप लोग सभी को पता होगा कि ये सब 18 दिन तक ही चला था। कितने दिन तक, 18 दिन तक। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी हम आपको आंसर लिख दिए हुए ताकि आपको थोड़ा सा मिस्टेक आपको भारी पड़ सकता है एग्जाम में। और आपका महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जो कि लगातार 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। ये आप लोग, इस सब आपको पता ही होगा। महाभारत के और कौरवों और पांडवों के बीच हुई थी। इसमें क्या था, कौरव कितने थे, तो 100 कौरव थे और पांडव 5 थे। ध्यान रखेंगे, ध्यान कि पूरा 105 लोगों के बीच हुआ था। लेकिन इसमें क्या करें, एक और बहुत ज़्यादा इसमें ट्विस्ट आता है कि जो भीम जो होता है, क्या नाम होता है, भीम, उसने 100 कौरव का वध अकेले ही कर दिया था। यानी कि जो अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब जो होते हैं, ये सब कुछ नहीं की, मान के चलिए सिर्फ 100 कौरव को सिर्फ भीम ने ही इसका वध कर दिया था। लेकिन बाहर से बहुत सारे महारथी से उनसे वो सब युद्ध किए थे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, आप लोग पूरे महाभारत को देखे ही होंगे। और 7 नंबर जो प्रश्न देखिए, महाभारत किसने लिखा है। महाभारत के रचयिता यानी लिखने वाले कौन है, तो महाभारत के जो लिखने वाले हैं वो कौन है, मनु है, वाल्मीकि है, वेद व्यास है, कौटिल्य है। देखिए वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जो है ये रामायण की रचना किए थे। और ये आपका जो वेद व्यास है, वेद व्यास ने किसने की थी, वेद व्यास महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 8 नंबर जो प्रश्न देखिए, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश क्यों कहा जाता है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश क्यों कहा जाता है। पुरु, यदु, तुर्वस या इनमें से कोई नहीं। किस लिए हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका यदु हो जाएगा। यदु क्या है इसमें, यदु, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पर आइए। अब है आपका अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के जो महाकाव्य है उसका नाम आपको बताना है। क्या नाम है? महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का जो नाम है वो नाम है आपका महाभारत। प्राचीन भारत के नाम महाभारत ही है। महाभारत जो कि युद्ध हुआ था महाभारत, इसलिए इसका नाम भी महाभारत पड़ गया था, भारत सीधे। अब क्या है, हम लोग सीधे भारत बोलते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाकाव्य दो है, एक महाभारत और एक रामायण, ये दोनों क्या है, महाकाव्य है। देखिए आपको एक्सप्लेन इसलिए कर देते हैं ताकि इससे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, रामायण की रचना किसने की है? तो हमने बताया था, अभी भी बताया था, रामायण की रचना किसने की है? तो वाल्मीकि या वेद व्यास, बताइए कमेंट में, वाल्मीकि ने की है या वेद व्यास ने? इस प्रकार से आपको 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ए हो तो ए लिखना है, बी हो तो बी लिखना है, सी हो तो सी लिखना है। चलिए हम अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ का क्या नाम था, आपको बताना है। ये सब प्रश्न आप लोग जानते होंगे, महाभारत अगर देखे समझे तो जानते होंगे कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो यहाँ पर गांधारी थी, कुंती थी, माधुरी थी या सत्यवती थी? कौन थी दुर्योधन की माँ? तो ये गांधारी थी। कौन? गांधारी। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और एक कुंती कौन थी? तो कुंती के कितने बेटे थे? तो बेटे वो छोड़िए, कुंती का कौन कौन था? तो अर्जुन जो था वह कुंती का ही बेटा था, तभी तो उनको क्या कौनते भी बोला जाता है अर्जुन को। और पार्थ भी उसका ही नाम था, क्योंकि पृथा जो था वो इसकी कुंती का नाम था, एक नाम पृथा, इसलिए पार्थ हमेशा कृष्ण कहते रहते थे कि हे पार्थ हे पार्थ। आप बहुत महाभारत में सब सुने होंगे। और माधुरी के ऊपर 2 बेटे थे, एक नकुल और सहदेव। और बाकी जो 3 थे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये तीनों इनके कुंती के बेटे थे। ये सब आपको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न देखिए 12 नंबर की, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, तो कौन था मिल से? इसमें कृष्ण थे, पांडु थे, भीम थे या फिर शांतनु थे? इनमें से कौन थे जो कि कौरव अब किस में शामिल थे? तो वे थे आपका शांतनु यानी कहें तो वही भीम, तो क्या है, भीष्म को कहा जाता है, भीष्म, या आप लोग जानते होंगे भीष्म को, भीष्म पितामह। और आगे देखिए, आगे आइए अब आते हैं। देखिए 13 नंबर जो आपका प्रश्न है, भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी का क्या नाम था? भीम, जिसने भी 100 हाथियों का बल था, तभी तो ये 100 कौरवों का वध अकेले ही कर दिए। तो भीम की पत्नी कौन थी? तो द्रौपदी हो जाएगी, गांधारी हो जाएगी, हिडिंबा हो जाएगी या फिर अम्बा हो जाएगी। अम्बा के बारे में जानते होंगे, जो कि विचित्रवीर्य थे, जो कि भीष्म विचित्रवीर्य के जो बड़े भाई थे उनके लिए ले आया था। लेकिन अम्बा जो थे अगले जन्म में क्या नाम था उसका, जिसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है, वो क्या नाम था ना, अभी याद नहीं आ रहा। देखिए भीम की पत्नी का कौन थी? तो ये द्रौपदी थी। और द्रौपदी यही 5 पांडवों की पत्नी थी, यानी कि आपका युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, या आपका ये सभी का 5 का ये पत्नी थी। किसकी? यह द्रौपदी, याद रखिएगा, 5 द्रौपदी याद रखिए। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सब प्रश्न आप समझ लीजिए फ्री का मार्क्स से आए। आगे बढ़िए, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला जो आपका प्रश्न है वो यहाँ पे युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के जो सामने सेना थी उसमें कौन थे? द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन था या फिर उपयुक्त सभी थे? तो कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि उसमें कौन कौन था? उसमें जो कौरव में था, जो अर्जुन के सामने जो सेना था, उसमें दुर्योधन भी था और भीष्म पिता में था, द्रोणाचार्य। यानी देखिए एक बात आप लोग ध्यान किए होंगे, जो परशुराम के जो 3 शिष्य थे, कितने शिष्य थे? 3 शिष्य थे। कौन कौन थे? एक थे आपके द्रोणाचार्य, एक थे आपके भीष्म पितामह और तीसरा कौन था? कर्ण था। यानी 3 शिष्य थे, के तीनों मर गए, यानी तीनों के तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जो थे वह पांडवों के समक्ष थे, इसलिए, यानी कि उसके साथ थे। इसलिए जो 3 महायोद्धा, देखिए जितने भी परशुराम के शिष्य हुए सभी एक पर एक महारथी थे। सभी के सभी द्रोणाचार्य थे, वो भी सारे जो राजकुमार थे कौरव पांडव सभी को शिक्षा दिए थे द्रोणाचार्य। और भीष्म पितामह थे, वो भी क्या, उनके तो जितना भी उनको कहे उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। लेकिन जो श्रीखंडनी होती है उसके सामने भगवान कृष्ण जो होते हैं उनका इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। ये सब आपको पता होगा। आगे बढ़िए, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन कर्ण बहुत ही महान था, यानी आप बात करें तो कर्ण चाहे तो एक बाण में ही अर्जुन को समाप्त कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण जो उनके साथ थे इसलिए कर्ण भी हार ही गया। आगे बढ़िए, अब देखिए आगे 15वां प्रश्न। 15वां जो प्रश्न, गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में उपदेश दिया गया है क्या चीज़ का? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे साथ नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो गीता में जो उपदेश दिया गया है इन सभी के बारे में उपदेश दिया गया है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। यानी कि उसमें बताया गया है कि कर्म भी करना चाहिए, भविष्य की चिंता मत करो और कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, यानी आप जितना जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आगे ये 16वां प्रश्न, निम्न में से किस संत ने, क्या है इसमें, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है। निम्न में से किस संत ने गीता पर जो टीका है वो मराठी में लिखा है। एकनाथ ने, नामदेव ने, तुकाराम ने या मानेश्वर ने, किसने, तो इसमें से हो जाएंगे मानेश्वर। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17वां प्रश्न है। देखिए 17वां जो प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या हो जाएगा, क्षत्रिय शब्द का राजा, लड़ाकू, रक्षक या राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो क्षत्रिय की मतलब हुआ राज्य या क्षेत्र पर अधिकार है जिसका, वो है आपका क्षत्रिय। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में भी डी ही दिया हुआ है। चलिए आपका सही है आंसर। और आंसर लगाते हुए चले कमेंट में, देखिए कमेंट में जितना आंसर लगाइए उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रश्न जो है वह याद है, इसलिए कमेंट में आपको आंसर लगाते हुए चलना चाहिए। आगे देखिए गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, ये सब आप लोग जानते हो। गंगा के कौन पुत्र थे, तो वे भीष्म पितामह, जिसने शांतनु के भी नाम से जाना जाता था, और एक और दो नाम था वो भी जाना जाता था भीष्म पितामह को, भागीरथ के भी नाम से भीष्म पितामह विख्यात है। तो क्या आ जाए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, अर्जुन को नहीं, अर्जुन को तो नहीं हो जाएगा, विदुर को भी नहीं, विदुर तो महामंत्री थे, उनसे विचार विमर्श करते थे। जो धृतराष्ट्र थे, जो दुर्योधन का जो पिता थे, वो तो पुत्र मोह में अंधे थे, है उसका बेटा अधर्म करता जा रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है, ऐसे भी भगवान आँख में नहीं दिए हुए थे उसके, तो भीष्म हो जाएंगे। गंगा पुत्र किसे कहा था, तो वह भीष्म को। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना रोके थे, चाहे तो अगर ये जो भीष्म पितामह था ये खुद ही चाहते तो राजा बन सकते हैं, लेकिन नहीं बने, क्योंकि अपने भाई के जो विचित्र वीर, उनके जो धृतराष्ट्र से उठ के पिता के बड़े भाई थे, कौन, ये भीष्म थे, लेकिन फिर भी ये सिर्फ उसको सेनापति बनकर रहे, राजा कभी नहीं बने। ये तो उनका बहुत बड़ा त्याग था। जो पांडु थे उनके मृत्यु हो चुके थे, पांडु के ही नाम से पांडुओं को कहा जाता है, 5 पांडव। और ऐसे तो वे सभी अलग अलग देवताओं के बेटे थे, क्योंकि जो कुंती के पास था वरदान मिला था, यानी कुछ ऐसा था जो जिस देवता का स्मरण करेंगे उस देवता आकर उन्हें पुत्र प्रदान करेंगे। उसमें सबसे पहला ट्राई कर्ण पर हुआ था, जो कि उन्हें क्या सूत पुत्र इसलिए कहा था क्योंकि वो नदी में दहला दिया गया था, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन भी है कि गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है, गंगापुत्र जो है वह भीष्म कहा जाता है, जो भागीरथ के भी नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए, अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है 19 नंबर जो प्रश्न है, कर्ण की माँ कौन थी। कर्ण की जो माँ थी वह कौन थी, तो कर्ण की भी वही माँ थी जो अर्जुन की थी, युधिष्ठिर की थी, भीम का था वही। कर्ण की माँ कौन थी, तो ये कुंती हो जाएंगे, लेकिन ये बाद में रियल जो कर्ण की माँ थी वो कुंती थी, लेकिन वो राधे भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे जो उनका पालन पोषण था वो अधिरथ और राधा जो उनका माँ थी वो किए थे। तो ये जो किया था वो सूतों के घर जन्मे थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र भी कहा, जन्मे नहीं तो वहाँ पे पालन पोषण हुआ था। और गांधारी जो कि दुर्योधन की माँ थी, माधुरी जो कि नकुल और सहदेव की माँ थी, सत्यवती, तो सत्यवती के बारे में नहीं जानते हैं, छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। इसमें आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। मानव जीवन के जो संपूर्ण जीवन है उसको कितने आश्रमों में बांटा गया है, 4, 2, 5, 3, कितने आश्रमों में बांटा गया है, तो उसको हम कितने आश्रमों में, 4 आश्रमों में बांटा गया है। जैसे देखेंगे इसमें से मानव के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। सबसे पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वान प्रथा और 4 है संन्यास। तो आपका हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपको अगर सब्जेक्टिव में भी आए तभी आप बना सकते हैं, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन भी करते हुए चलते हैं। आगे देखिए 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। हमने बताया था ये 5 पांडवों की पत्नी थी, तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो ये अर्जुन की थी, भीम की थी, नकुल की थी, यानी कि इन सभी की थी। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़िए आगे, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी जिनका नाम अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर था। आगे बढ़िए, आपका 22 नंबर जो प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु, जिसके बारे में जितना कहा जाए, इनका मान के चलिए ये ऐसा था जिसको सभी कौरव क्या छल के वजह से इनको मारते अभिमन्यु को, नहीं तो अभिमन्यु चाहता तो वो सभी का वध कर सकता था, इसलिए उनको छल से मारा गया था। ऐसे बात करें तो कर्ण को भी छल से मारा गया था, कि वो उस कर्ण को तब मारा गया था जिसके बाद नहीं धनुष था, उनके चक्र का जो रथ का जो चक्र था वो भी धरती में धंसा हुआ था, फंसा हुआ था, तब भी उनको मारा गया था, नहीं तो और तब भी, और एक बात जो कवच को उसने दान भी दे दिया था तब उनको मारा गया था। इतना छल करने के बाद भी कर्ण को मृत्यु हुआ था। वैसे ही कर्ण और अभिमन्यु दोनों ही बहुत ज़्यादा खास है, महाभारत में जो अभिन्न पात्रों में से एक है। तो अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो वो अर्जुन का पुत्र। देखिए अर्जुन से भी अभिमन्यु था वो महान था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि
उनके पास वो इतना कला था, इतना जोश था, उमंग था। मान सबसे कम एज में वो क्या थे, ऐसे तो कर्ण का भी बेटा तो निश्चय वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इसमें हो जाएगा अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो वो अर्जुन का था। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भीम का एक पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का जो एक पुत्र था घटोत्कच का, जिसका नाम था बारहबरीक, वो भी बहुत ही महान था, वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद 3 ही बाण थे, लेकिन 3 बाण में पूरा युद्ध को वो समाप्त कर सकता था। और घटोत्कच उसके बाद जानते होंगे जो ही इंद्र से जो कर्ण ने जो शक्ति मांगी थी, अमोघ शक्ति, जो अर्जुन के लिए वो श्री कृष्ण क्या किए थे, वो घटोत्कच पर प्रयोग करवा दिए। घटोत्कच ने पूरा युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया था। इसलिए तो क्या हो जाएगा इसमें, अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो वो अभिमन्यु जो था वह अर्जुन का पुत्र था। ये सब आपको पता होगा क्योंकि महाभारत आप तो देखे ही होंगे। आप कमेंट करके बाद जरूर हमें बता देंगे कि महाभारत आप देखे हैं या नहीं देखे हैं। आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला प्रश्न है। फिर देखिए एक नया प्रश्न फिर स्टार्ट हो गया। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या फिर भीमराव अम्बेडकर? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वे थे आपका भीमराव अम्बेडकर। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर की। संविधान संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद हीरसी थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर सरदार पटेल थे? तो संविधान प्रथा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे आपके कौन? तो ये थे आपको राजेंद्र प्रसाद। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न पर। देखिए आगे आइए, अगला प्रश्न क्या करा है, 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल? देखिए सभी जितने महापुरुष सभी से आपको कुछ ना कुछ सीखने वाली बातें इसमें खास जरूर थे। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर कहता है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। ये लो लाइन इतना फेमस हुआ कि कितने मान के कितने विद्यार्थियों का ये समझ लीजिए मोटिवेशन का काम किया। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी राजेंद्र प्रसाद। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी यानी कि रुके हुआ इस तरह से। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद हीरसी थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे, या मौलाना अब्दुल कलाम थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़िए, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें भी है आपका कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? भारतीय संविधान जो था वो कब अंगीकृत हुआ बताइए। इसमें 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो यह हुआ था कब? यह था आपका 1949 में। 1949 में अंगीकृत हुआ। इसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लेकिन गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था, इसलिए उनको गणतंत्र दिवस को हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो था वह किस तिथि को लागू हुआ था? तो ऐसा आप जानते होंगे कि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़िया, अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 7 नंबर। 7 नंबर में प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें कौन सा तत्व जो है वह निहित नहीं है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक या राजतंत्र? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्व हो जाएगा? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक जो तत्व है वह निर्मित नहीं है। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आंसर भी हम लगा देते हैं। ये देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट उप मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था? 1942 में, 1944 में, 1946 में या 1948 में? किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1946 में। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या फिर संविधान में? भारतीय संविधान का संप्रभुता जो है वह किस में निहित है? तो वह संविधान में निहित है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का जो गठन था वो किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या फिर माउंटबेटन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा का जो गठन था वो किस योजना के तहत किया गया था? तो वह किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न पर। इसमें भी है कि 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई। योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 3 नवंबर 1946 को। इसमें आपको पता होगा बहुत सारा आपका डेट जो होगा वो आपको याद करना होता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और आपका ये हिस्ट्री जितना भी हिस्ट्री में समझ लीजिए डेट से ही भरा हुआ है, बिना डेट का आप हिस्ट्री निकाल ही नहीं सकते। हिस्ट्री बहुत मुश्किल है सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें डेट आपको याद करना पड़ता है। तो हिस्ट्री तो मजेदार जैसा आपको बुक है कि बहुत मजेदार। ये देखिए 11वां प्रश्न को क्या करा है। 11वां प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा ने किसने की? संविधान सभा में किसने की थी? हिंदी को जो राष्ट्रभाषा बनाया गया वो इसकी वकालत किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर और भी घुलेकर ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी या फिर किसने की थी बताइए? तो ये की थी महात्मा गांधी ने कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ये वाला ऑप्शन इसलिए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अब आगे 12वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत का जो संविधान बना उसके जो पिता है वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो भारत के संविधान का जो पिता था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा था, क्योंकि वह दलित से परिवार से आते थे, लेकिन वो ऐसा संविधान बनाया कि आज सभी को बराबर अधिकार दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए आगे 13वां जो प्रश्न है यह है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारत का जो संविधान बना था वो कितने दिनों में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन में, या 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, या 2 वर्ष 11 महीना 10 दिन में, या 2 वर्ष 9 महीना 8 दिन में? कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो वो हुआ था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में। बढ़ते हैं आगे, देखिए 14वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो ये तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है 15 नंबर। 15 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो कब पारित हुआ? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 20 जुलाई 1947 ईस्वी को, या 15 जुलाई 1947 को? बताइए कब हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब आगे बढ़िए, आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। ये सब प्रश्न तो आपको पूछना बहुत ही जाहिर सी बात है, ये सब प्रश्न तो आ ही सकते हैं एग्जाम, इसलिए आपको ऐसा भी प्रश्न ला दिए हुए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? महाभारत का जो प्रश्न था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें देखिए सी राजगोपालचारी, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ये थे, आपका नाम था सी राजगोपालचारी। ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। बढ़िए आगे, अब अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ये बच्चा को सिखाया जाता है ये सब प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 1946 को, 1947 को, 1948 को, या फिर 1949 को? कब बने थे? तो वे बने थे 1947 को। 1947 को आपका हो जाएगा 1947। लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ऐसे तो आप जानते हैं बहुत आपका कठिन होता होगा याद करना। 18वां प्रश्न, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? पाकिस्तान का जो प्रथम तक ये आपको भारत बिहार तो चलता है, लेकिन पाकिस्तान के भी आपसे पूछा है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, या माउंटबेटन, या फिर खान अब्दुल गफ्फार का? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो उनके बनाए गए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, उसको हम शॉर्ट में जिन्ना भी कहते हैं। क्या? जिन्ना, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर की, भारत को कब, बहुत बड़ा हो गया ना, छोटा छोटा करते हैं। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1930 को, 14 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई नहीं? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? भारत को जो था वो कब, तो वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। बढ़ते हैं आगे। भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में कितनी रियासतें थी? 562, 563, 564 या 565? भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में कुल मिलाकर के 562 रियासतें थी। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न पर आइए।
आपका समाप्त होने वाला है, 2 ही प्रश्न बचे हुए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित राजेंद्र प्रसाद या अब्दुल कलाम आज़ाद? कौन थे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो इसमें से अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू पंडित थे। बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। आइए अब आखिरी प्रश्न है, उसको चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इनका नाम था सरदार पटेल। सरदार पटेल थे, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज का एक क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।